ठीक है, क्रॉस फिक्सेशन एक वाज़े फाइंडिंग है इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया की। जहाँ पेशेंट क्रॉस फिक्सेट कर रहा होता है आपके माइंड में फ़ौरन आता है कि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया है। चाहे वो पेशेंट आपके पास 6 साल की उम्र में आया है, 8 साल की उम्र में आया है, 10 साल की उम्र में आया है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर पेशेंट शुरू में इलाज नहीं करवाते ये समझ के कि वो पैदाइशी मसला है और ये ठीक नहीं होगा। तो जिस तरह वो कभी एक्सीडेंटली किसी हॉस्पिटल में चले गए, पानी आ रहा है, चिपक रही है आँखें, चोट लगी है, तो इन मसलों के लिए जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो वहाँ से वो डायग्नोस होते हैं कि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के साथ सफ़र कर रहा है या कोई और कॉज है ईज़ोट्रोपिया की। ठीक है, तो क्रॉस फिक्सेशन एक मेजर क्लिनिकल फीचर है इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया। इसके बाद जो है वो है डीवीडी, डिसोसिएटेड वर्टिकल डेविएशन, डीवीडी। डिसोसिएटेड वर्टिकल डेविएशन। डिसोसिएटेड वर्टिकल डेविएशन और इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी हाइपर डेविएशन मिलती है, इसमें भी हाइपर डेविएशन मिलती है। तो अक्सर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपका पेशेंट डीवीडी के साथ है या फिर इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन के साथ है, क्योंकि डीवीडी भी वर्टिकल डेविएशन में हाइपरट्रोपिया शो करेगा। इसको डबल हाइपरट्रोपिया भी कहते हैं, डबल वर्टिकल डेविएशन या डबल हाइपरट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि दोनों आंखें ऊपर से आ रही होती हैं। इंफीरियर ऑब्लिक में जब आप एक आंख को कवर करते हैं तो दूसरी, जब आप ईज़ोट्रोपिया को मेजर करते हैं तो ये नज़र आता है। जब तक ईज़ोट्रोपिया ऑब्वियस है आपको कभी भी वर्टिकल डेविएशन नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप ईज़ोट्रोपिया को मेजर करते हैं थ्रू प्रिज्म तो आपको फिर वर्टिकल डेविएशन आने लगती है आँख में। जब आप कवर टेस्ट कर रहे हैं, प्रिज्म कवर टेस्ट कर रहे हैं या फिर पीआरटी और क्रिम्स्की कर रहे हैं। ठीक है, तो इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन अगर है तो एक आंख हाइपर से आएगी, ऊपर से आएगी, तो दूसरी आंख हाइपो से जाएगी अकॉर्डिंग टू एयरिंग्स लॉ। ठीक है, एक आंख ऊपर से आएगी जिसमें इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन है, उसमें हाइपरट्रोपिया होगा, लेकिन करेस्पॉन्डिंग हाइपोडेविएशन होगी दूसरी आंख में, फेलो आई में या फिर कॉन्ट्रालैटरल आई में। जबकि डीवीडी होता है फोरिक कंडीशन में, वो कभी भी ट्रोपिया में कन्वर्ट नहीं होता, वो फोरिक होता है और ये अंडर द कवर आंख ऊपर होती है। जब आप आंख को कवर करते हैं तो अंडर द कवर आंख ऊपर होती है और जैसे ही आप कवर रिमूव करते हैं वो आंख ऊपर से नीचे आ जाती है। और इसी तरह दूसरी आंख में आप कवर करते हैं तो अंडर द कवर आंख ऊपर होती है, तो दोनों ऊपर से आ रही होती हैं बारी बारी। तो ये हाइपरफोरिया है, हाइपरट्रोपिया नहीं है। इन्फेंटाइल के अक्सर केसेस में डीवीडी भी मिलता है आपको। इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन कॉमन है, उसके सेकंड कॉमन आप कह सकते हैं कि डीवीडी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही केस में आपको डीवीडी भी मिल रहा है और इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन भी मिल रहा है। और ये सब करने के लिए आपको कोई सैकड़ों के हिसाब से स्क्विंट के केसेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन है। बाकी इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन को ऐसे चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे ही एडक्शन में लेके जाएंगे आंख ऊपर चली जाएगी तो इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन शो हो रहा है, लेकिन डेविएशन को मेजर करना मुश्किल है। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका पेशेंट डीवीडी के साथ है या फिर इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन के साथ है, या फिर इस पेशेंट में दोनों फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये थी क्लिनिकल फीचर्स इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? इसीलिए मैं डीप नहीं चाहती ना, मैं सुपरफिशियल पढ़ाती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल करके, जितना सिंपल मैं कर सकती थी मैंने उतना सिंपल करके बताया है, कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताया। फिर भी आप लोग बताएं कि कहाँ पे कंफ्यूज है।
फेलो आई मतलब दूसरी आंख, हम एक आंख को चेक कर रहे होते हैं तो दूसरी आंख फेलो आई होती है। अगर आप राइट को चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट आपकी फेलो आई है, या इसको कॉन्ट्रालेटरल आई भी कहते हैं। आपने एक, अगर आप डीवीडी चेक कर रहे हैं तो आप अंडर द कवर आई को चेक करेंगे। जैसे आप फोरियाज चेक करते हो तो आप अंडर द कवर आई को चेक करेंगे। अंडर द कवर आई ऊपर से आ रही है तो हाइपरफोरिया है। फिर आप दूसरी आंख को इसी तरह कवर करेंगे फेलो आई को, अगर वो भी अंडर द कवर ऊपर से आ रही है। जैसे ही आपने कवर रिमूव किया, आंख ऊपर से आके उसने फिक्सेशन ले ली। और ये कब होगा? जब आप इज़ोट्रोपिया को न्यूट्रल कर चुके होंगे, मेजर कर चुके होंगे। अगर आपका पेशेंट इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया के साथ है तो बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको पेशेंट में कोई और स्क्विंट नहीं मिल रहा, सिर्फ डीवीडी मिल रहा है, तो उसमें आपको हाइपरफोरियाज प्राइमरी पोजीशन पे मिलती हैं। अदरवाइज ये प्राइमरी पोजीशन पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्विंट मिलता है, वर्टिकल स्क्विंट नहीं मिलता। और तब तक वो विजिबल नहीं हो जाता जब तक आप हॉरिजॉन्टल डेविएशन को मेजर नहीं कर लेते थ्रू प्रिज्म में। जब हॉरिजॉन्टल डेविएशन बिल्कुल मेजर हो जाती है, 40 प्रिज्म के डायोप्टर प्रिज्म के साथ हुआ है, 50 के साथ हुआ है, 60 के साथ हुआ है या 70 के साथ हुआ है, तो फिर आप देखते हैं कि अब आंख ऊपर से आ रही है। पहले आंख अंदर से जा रही थी, अब आंख ऊपर से फिक्सेशन लेने आ रही है। तो ये होती है वर्टिकल डेविएशन, जो कि एसोसिएटेड होते हैं हॉरिजॉन्टल डेविएशंस के साथ, और वो यूजुअली प्राइमरी होते हैं, कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होती है। तो इसीलिए उनको आप इतना डिटेल में जाके एग्जामिन नहीं कर सकते। आप पहले सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डेविएशन को करेक्ट करते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल डेविएशन को करेक्ट करते हैं तो अक्सर वर्टिकल डेविएशन उसके साथ करेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी को ऑब्वियस इंफीरियर ऑब्लिक ओवर एक्शन है तो फिर आगे चल के आपने वो सर्जरी अलग से करनी होती है, वो हम ट्रीटमेंट में भी डिस्कस करेंगे। और कोई कंफ्यूजन क्लिनिकल फीचर में और किसी चीज़ में? ये फाइंडिंग्स बस आप याद करने का, समझने में मुश्किल हो रहा है तो नाम याद कर लें कि कौन कौन सी होती हैं और किस तरह होती हैं। ठीक है, ये हैं क्लिनिकल फीचर इन्फेंटाइल ईसोट्रोपिया के। डायग्नोसिस कैसे करते हैं स्क्विंट असेसमेंट के थ्रू। स्क्विंट असेसमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, ये अलग क्लास में, स्क्विंट असेसमेंट की क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे कि इसको मैनेज कैसे करें। अगर आपका पेशेंट वाकई इन्फेंटाइल ईसोट्रोपिया के साथ है तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले बीइंग अ ऑप्टोमेट्रिस्ट, अगर आपको वो स्क्विंट मिल रहा है और इन्फेंटाइल ईसोट्रोपिया की फाइंडिंग्स आपने डायग्नोज कर ली हैं, तो तब भी ये बेहतर है कि आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर असेसमेंट के लिए ऑर्थोप्टिस्ट को रेफर्ड करें, क्योंकि ये काम ऑर्थोप्टिस्ट का है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का नहीं है। आपके लेवल पे आपने इतना डायग्नोज कर लिया कि ये स्क्विंट है, ये इन्फेंटाइल ईसोट्रोपिया, आपने सारी अपनी फाइंडिंग्स ले ली और ऑर्थोप्टिस्ट को पेशेंट रेफर कर दिया। फिर ऑर्थोप्टिस्ट जो है वो सारी मेजरमेंट लेगा प्रॉपरली, जो कि आप नहीं ले पाई होंगी। वो सारी मेजरमेंट लेगा, डिटेल में लेगा और इन्फेंटाइल ईसोट्रोपिया की को मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेंगे ऑर्थोप्टिस्ट? ने पहली क्लास में कहा कि ऑर्थोप्टिस्ट कौन होता है, वो स्पेशलाइज्ड इन स्क्विंट, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एबनॉर्मलिटीज एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रैबिस्मस। ठीक है, तो वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करेगा। कैसे करेगा? इन्फेंटाइल ईसोट्रोपिया में जैसे मैंने डिस्कस किया हमने स्टार्टिंग में कि लार्ज एंगल ऑफ स्क्विंट मिलता है। तो किसी भी पेशेंट को स्क्विंट के साथ हो या ना हो, रिफ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बगैर आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ है और आगे अपने मज़ीद क्या करना है। तो आप स्क्विंट असेसमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिफ्रैक्शन। और अगर बच्चे हैं तो बच्चों में कौन सी रिफ्रैक्शन करते हैं? साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। हम साइक्लोप्लीजिया करते हैं। साइक्लोप्लीजिया हम साइक्लोपेन से कर सकते हैं, साइक्लोजेल से कर सकते हैं और एट्रोपिन 1% से कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि केस हमारे पास कौन सा है। यूजुअली जो इन्फेंटाइल ईसोट्रोपिया के केसेस होते हैं वो अर्ली एज में आते हैं, साल में, 1.5 साल में, तो उसमें रिकमेंडेड है कि हम एट्रोपिन रिफ्रैक्शन करें, क्योंकि इस एज ग्रुप में अकोमोडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये रिकमेंडेड है कि हम एट्रोपिन रिफ्रैक्शन करें। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम उसको डायग्नोज करें ना कि रिफ्रैक्टिव एरर के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है।
हम एक्टोपीन से साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करवाते हैं। अगर बच्चा यंग है, यंग इन्फेंट है, साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो हम एक्टोपीन रिफ्रैक्शन करते हैं। और अगर 2.5 साल से बड़ा है तो हम साइक्लोपेन या साइक्लोजेल यूज़ करते हैं। और इसको करने के 2 तरीके। अगर हम एक्टोपीन कर रहे हैं तो हम घर से 1 या 2 दिन पहले से ड्रॉप डलवा के लाते हैं। मैक्सिमम 3 दिन का होता है ये, और इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म रहता है 15 to 20 डेज़ तक, मिनिमम 15 डेज़ तक रहता है। लेकिन किसी किसी बच्चे में ये 15 डेज़ से ज़्यादा तक भी इसका इफ़ेक्ट रहता है, जिसमें प्यूपिल डायलेट होता है, विजन कम होती है। लेकिन चूँकि अर्ली एज ग्रुप में बच्चे को देखने का ऐसा कोई काम होता ही नहीं है, तो हम एक्टोपीन ईजीली कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके बरक्स अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो हम एक्टोपीन नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज़्यादा अरसे तक उसकी विजन को ब्लर नहीं कर सकते। रिफ्रैक्शन के बाद अगर पेशेंट अगर हाइपरमेट्रोपिक है तो मोर देन 2.5 और 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया अगर आपका पेशेंट शो कर रहा है, अगर उसको एरर है, तो आप ज़रूर पहले ग्लासेस देंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में नंबर 1 है ग्लासेस, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस, जो कि आप साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के थ्रू निकालते हैं। और अगर आपका पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक है और वो हाइपरमेट्रोपिया मोर देन 3 डायोप्टर है, तो आप ज़रूर ग्लासेस देंगे। हो सकता है, कभी कभी इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया में भी आपको रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा मिलता है। वो ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर का ऑल्टरनेट डेविएशन से तो ताल्लुक नहीं है ना। रिफ्रैक्टिव एरर तो अलग है। ये भी तो पॉसिबल है कि वो पेशेंट आपका मायोपिक हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका ईज़ोट्रोपिया वाला पेशेंट हमेशा हाइपरमेट्रोपिक होगा। रिफ्रैक्टिव एरर एक अलग चीज़ है, स्क्विंट एक अलग है, लेकिन कुछ रिफ्रैक्टिव एरर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से स्क्विंट डेवलप करता है पेशेंट। तो ये अलग टाइप में अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका पेशेंट अगर हाइपरमेट्रोप है और मोर देन 3 डायोप्टर है, तो पहले आप ग्लासेस देंगे उस पेशेंट को। आप ट्रायल ऑफ ग्लासेस देंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपके स्क्विंट में कोई कॉमोडेटिव एलिमेंट तो नहीं है। हो सकता है जिसको आपने इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया डायग्नोस किया है वो कॉमोडेटिव हो, इन्फेंटाइल ना हो, ठीक है। तो पहले होती है करेक्शन ऑफ ग्लासेस, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। आप उसको रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन करते हैं, ग्लासेस देते हैं, फिर 1-2 महीने बाद बुला के दोबारा फॉलोअप करते हैं और ये देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन पे ग्लासेस से फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। सेकेंड स्टेप है आपका एम्ब्लायोपिया थेरेपी। आप ये चेक करें कि आपका पेशेंट एम्ब्लायोपिक तो नहीं है, क्योंकि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया आपको ऑल्टरनेट मिलता है, लेकिन अक्सर व बेशतर इसमें डोमिनेंसी होती है। डोमिनेंसी क्या है कि दोनों आंखें स्क्विंटिंग हो रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक आंख की स्क्विंटिंग है। जैसे कि है तो ऑल्टरनेट ईज़ोट्रोपिया, लेकिन राइट ज़्यादातर टाइम पे राइट ईज़ोट्रोपिक है और लेफ्ट कम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक आंख में एम्ब्लायोपिया मिल सकता है, ठीक है। एक आंख में एम्ब्लायोपिया मिल सकता है। वो एम्ब्लायोपिया बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 लाइनों का एम्ब्लायोपिया आपको मिल सकता है। तो ग्लासेस की करेक्शन के बाद जो आपका सेकेंड स्टेप होगा वो होगी एम्ब्लायोपिया थेरेपी। अगर आपका पेशेंट डोमिनेंसी के साथ है, मतलब दोनों आंखों में स्क्विंट है, लेकिन एक आंख ज़्यादातर वक्त में टेढ़ी रहती है और एक आंख कम रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आंख ज़्यादा टेढ़ी रहती है वो एम्ब्लायोपिक हो सकती है। दोनों आंखों के बीच 2 से 3 लाइनों का फर्क आ जाता है विजुअल एक्विटी में, ठीक है। तो जो नॉन डोमिनेंट आई है उसमें आपको सम डिग्री ऑफ एम्ब्लायोपिया मिल सकता है। तो ग्लासेस की करेक्शन के बाद अगर आपका पेशेंट एम्ब्लायोपिक है तो पहले आप एम्ब्लायोपिया थेरेपी करें। अब एम्ब्लायोपिया थेरेपी में कौन कौन से तरीके हैं और कैसे हम करते हैं ये फिर एक अलग क्लास में होगा, ठीक है। विजुअल एक्विटी के थ्रू हम विजुअल एक्विटी देखेंगे कि दोनों आंखों में फ़र्क है विजुअल एक्विटी में, और अगर फ़र्क है तो कितना फ़र्क है। फर्ज करें कि एक आंख 6/9 है तो दूसरी आंख 6/18 है या 6/15 है, तो एम्ब्लायोपिया है।
यंग इन्फेंट में मुश्किल है, लेकिन आपके पास विजन टेस्ट मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आप ये मालूम कर सकते हो कि पेशेंट एम्ब्लायोपिक है या नहीं है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप उस पेशेंट को ऑर्थोप्टिस्ट को रेफर करते हैं। फिर आपको ग्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल का बच्चा 2.5 से 3 तक का हाइपरमेट्रोप होता है हर बच्चा, तो वो नॉर्मल एरर है। डेविएशन के लिए हमें पता चल गया कि सिग्निफिकेंट एरर नहीं है, फिर हम देखेंगे कि एम्ब्लायोपिया है या नहीं है। अगर एम्ब्लायोपिया है तो हम एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करेंगे, अगर एम्ब्लायोपिया भी नहीं है, दोनों आंखों में इक्वल विजन है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी की तरफ जाएंगे। लेकिन सर्जरी हम बिफोर 18 मंथ नहीं करेंगे, हम 18 बल्कि बिफोर अब तो कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि आप साल में जाके इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया को ऑपरेट करें, लेकिन आइडियल एज यही है कि 18 मंथ में आप ऑपरेट करें इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया, क्योंकि हम जितनी अर्ली सर्जरी करेंगे उतनी बीएसपी रिटेन रहेगी। अगर हम सर्जरी को लेट कर देंगे तो बीएसपी रिटेन नहीं होगी। बीएसपी क्या है? बाइनोकुलर सिंगल विजन। बाइनोकुलर सिंगल विजन तब होती है जब आपकी दोनों आंखें स्ट्रेट हैं। अगर दोनों आंखों में एक आंख डेविएटेड है तो वो बीएसपी नहीं होगी, बल्कि यूनिलेटरल विजन होगी, सेपरेशन होगी। तो अर्ली सर्जरी हेल्प करता है बीएसपी को नॉर्मल डेवलप होने में अर्ली एज में। और अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, तो जितनी बीएसपी जा चुकी है वो रिटेन हो सकती है अर्ली सर्जरी से। तो कोशिश करें, अगर स्क्विंट सर्जिकल है तो 7 ईयर के अंदर अंदर उसको ऑपरेट करके ठीक कर दिया जाए। और अगर इन्फेंटाइल है और आपने डायग्नोज कर लिया है, पेशेंट आपके पास साल की उम्र में आया है और वह इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया है, तो कोशिश करें कि 18 मंथ से पहले या 18 मंथ तक उसकी सर्जरी करें। और सर्जरी कौन करेगा? सर्जरी के लिए ऑर्थोप्टिस्ट फिर उस पेशेंट को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करेगा। वो पेशेंट की फाइंडिंग्स लिखेगा, मेजरमेंट लिखेगा, जितना मेजर किया है, कितने प्रिज्म का है, फिर ऑर्थोप्टिस्ट डिसाइड करेगा कि सर्जरी कितनी होनी है। ठीक है, तो वो डोजेस लिख के उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करेगा और फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट उस पेशेंट की सर्जरी करेगा। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में नंबर 1 ग्लासेस, नंबर 2 थेरेपी और नंबर 3 सर्जिकल करेक्शन। ये है इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया का मैनेजमेंट प्लान। वो सर्जरी तो फिर हम बाद में देखेंगे, अगर वो वैसे ही वो वैसे ही ट्रीट हो जाए। इन्फेंटाइल तो नहीं होगा ना, इन्फेंटाइल में ग्लासेस से वो पूरी तरह से कवर नहीं होगा, डेविएशन रह जाएगी। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया को, जिसकी बात आप कर रही हैं वो अलग स्क्विंट है, जो ग्लासेस से ठीक हो जाते हैं, वो अकोमोडेटिव स्क्विंट। इन्फेंटाइल में लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन मिलती है, ग्लासेस से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और एम्ब्लायोपिया पेशेंट एम्ब्लायोपिक हो सकता है तो पहले एम्ब्लायोपिक थेरेपी करें, फिर सर्जरी की तरफ जाएँ। और अगर आपका पेशेंट बहुत अर्ली आया है, वो एम्ब्लायोपिक नहीं है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी की तरफ जाएं। तो ये था इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया और उसकी क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट। ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल था, मैं डिटेल में गई ही नहीं हूँ ज़्यादा। अब अगर इसमें भी किसी पॉइंट में आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी है इतना। मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास हम पहले असेसमेंट ऑफ स्क्विंट की कर लें, तो फिर आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ऐसा है?